and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and today we are doing the third lesson on the friction. In the first lesson I have given you some concepts. Second lesson was more about the practice problem of level 1 difficulty question, and today also I'm gonna do some good next level of the questions. I'm gonna try and do as many questions possible in the given time frame, है ना जी. उसके बाद हम लोग एंगल ऑफ रिपोज और भी आगे बढ़ेंगे. उसके बाद डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे. फिर ब्लॉक सिस्टम पे बात करेंगे, मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम, जो कि 2 ब्लॉक्स एंड 3 ब्लॉक्स पे हम लोग को पढ़ना होता है. हम उससे बात करेंगे, है ना जी. ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. एंड इफ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस 2 वीडियोस लेसन, डू मेक श्योर दैट यू वॉच देम. बट आप कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा. आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली पढ़ा होगा, तो समझ में तो आएगा, बट दैट विल नॉट बी दैट इफेक्टिव इफ यू डू वॉच दिस आफ्टर वॉचिंग द फर्स्ट 2 वीडियो लेसन, है ना. तो आप उसको देख के आओ, ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा मजा आएगा, है ना जी. तो चलो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से. तो भैया पहला जो क्वेश्चन है व्हिच यू शुड नो कि लेट अस सपोज पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी गोना डू टुगेदर इज, लेट्स सपोज देयर इज अ ब्लॉक दैट इज केप्ट हियर, है ना. एक ब्लॉक हमने यहां रख दिया. लेट अस से दैट there is a pulley fixed over here, एक pulley fixed है जी, and let's suppose a boy is trying to climb using this pulley, ना, this string, वो string को पकड़ के ऊपर की ओर चढ़ रहा है. Let us say that the mass of this boy is 50 kg. इसका मास जो है वो 50 kg है ना जी. ठीक है जी. So some disturbance from the call. तो चलो कोई नहीं, ये 50 kg का है और इस ब्लॉक का भी मास मान लो 50 kg का है. एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज 0.1. इन दोनों के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.1 है. अब आपको निकालना क्या है, और हाँ, एंड दिस बॉय इज क्लाइंबिंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ लेट अस से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना. इस एक्सेलरेशन से बच्चों वो ऊपर जा रहा है. आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक कितना होगा. बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि what would be the acceleration of the block with which it is going to slide on the surface. ये surface rough है, उसका coefficient of friction हमने दे रखा है 0.1 है जी, है ना. और दोनों का मास 50 kg है. फटाफट वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो, सोचो, फिर हम लोग साथ में करेंगे ना. आप इसको पहले ट्राई कर लो, फिर साथ में करेंगे. ओके, आई बिलीव यू गाइज हैव गिवन इट अ ट्राई. अब हम लोग इसको साथ में करते हैं. देखो बड़ा सिंपल सी बात है. He is climbing up, मतलब कि वो रोप को पुल कर रहा है, he is pulling the rope. तभी तो हम ऊपर चढ़ेंगे, let us suppose the rope काफी पतला सा रोप है और अगर मैं उस पर चढ़ने की कोशिश करूं वो डेफिनेटली टूट ही जाएगा, टू ब्रेक आउट. तो क्यों, मतलब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कोई फोर्स उस रोप में डेवलप हो रहा है क्या? उस स्ट्रिंग में डेवलप हो रहा है क्या? यस, हो रहा है उसमें. नहीं तो फिर हाथी भी पतला रस्सी पकड़ के चढ़ जाए ना. बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्सेलरेशन वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो स्ट्रिंग को नीचे पुल कर रहा है और स्ट्रिंग इसको ऊपर पुल कर रहा है ना जी. इट मींस इट विल डेवलप अ टेंशन. एक स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा एंड दैट टेंशन बीइंग द सिंगल स्ट्रिंग शुड ट्रांसमिट हियर, और वही टेंशन इस ब्लॉक को राइटवर्ड मूव करेगा. और सिंस दिस ब्लॉक इज ट्राइंग टू मूव राइटवर्ड, एक फ्रिक्शन इस पे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन लग जाएगा बच्चों, है ना. कोई दिक्कत नहीं, कोई लाग लपेट नहीं है. बड़ा सिंपल सा प्रश्न है ना. नाउ लेट अस ड्रॉ द एफवीडी ऑफ दिस फेलो. बच्चों इसका मास नीचे 50 kg, तो 50 टाइम्स 10 500 न्यूटन लगा दो फटाफट डायरेक्टली, क्यों तामझाम करना है ना. और इस पे एक टेंशन लग रहा है ऊपर की ओर, एंड दैट इज क्रिएटिंग द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलो इसका लिख दो इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है. सो t माइनस 500 should be equals to 50 times of a is 1, तो 50 रहने दो बच्चों. That means tension is going to be how much? 550 न्यूटन. मेरा पहला काम तो हो गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकल गया. अब कुछ बचा ही क्या है, इसका हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन. तो ठीक है भैया, उसका भी एफवीडी ड्रॉ कर दो. इफ आई ड्रॉ द एफवीडी ऑफ द ब्लॉक, देयर इज अ टेंशन ऑफ कितना है 550 न्यूटन का एक टेंशन इस पे लग गया है ना. ऑब्वियसली बात है, इसका mg नीचे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, and since the vertical motion is not there, that means normal will be equals to mg. हमेशा ये लॉजिक दिमाग में रखना कि हमेशा नॉर्मल mg के बराबर नहीं होता है, but in the cases where we do not have the vertical motion, then in those cases the normal should be equals to the mg. And of course
दिस गोना बी अ फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स होगा। और अपने को पता है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है बच्चों, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। तो वैल्यूज निकाल दो, वैल्यू निकालने में तो कोई मुश्किल काम अपने को होगा नहीं। 0.1 एन कितना है, mg के बराबर है बच्चों, इट मींस 500 एबी होगा न्यूटन, क्योंकि इसका भी मास 50 केजी ही है। तो दैट इज गोना बी हाउ मच, 500। तो बच्चों कटपिट के कितना आ गया, 50 न्यूटन। तो ड्राइविंग फोर्स इज 550, स्टॉपिंग फोर्स इज 50, so the net acceleration should be given to this block by the difference of these two force। तो हम लोग इसका सिंपल सा लिख सकते हैं, टेंशन माइनस द फ्रिक्शन should be equals to ma। कोई मुश्किल वाली बात ये भी नहीं है। तो भैया क्या हो जाएगा, 550 माइनस द फ्रिक्शन विच इज 50 इज गोइंग टू बी ma। तो वो हो गया, दिस इज हाउ मच, 500 is equals to 50 times of a, that means a should be how much, 10 meter per second square। तो बच्चों this is your answer, है ना। कोई मुश्किल बात तो है नहीं, है ना, कोई मुश्किल बात तो है नहीं। ऑल गुड, चलो फटाफट इसको नोट कर लो और हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत है किसी को इसमें, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, है कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। You have my personal email ID also. If you have any issues, do connect with me. I'm all open to help you there. Okay, चलो फटाफट दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं, समय की कमी है बच्चों। तो here we have, एक ऐसा मान लो एक inclined surface है। Let's say the angle of inclination of this plane is theta। और एक ऐसा, इसको मैं फिक्स ही मान लेता हूँ ना, कि भैया एक पर्टिकुलर लेंथ का है, इट्स नॉट द इनफिनाइट लेंथ। लेट अस से कि एक ब्लॉक यहां पे एट द बॉटम, इसका मास m है एंड देयर इज अ फ्रिक्शन, एक म्यू है, वो फ्रिक्शन इस सरफेस में होगा जी, है ना। नाउ लेट अस सपोज कि द लेंथ ऑफ दिस इंक्लाइंड सरफेस AB, इसका लेंथ मान लो h, इसका लेंथ मैंने माना है बच्चों h। इफ आई गिव इट अ सर्टेन वेलोसिटी, इसको मैं किसी एक वेलोसिटी u से धक्के मारता हूं, तो इट स्टॉप्स एग्जैक्टली एट द टॉप, यहां पहुंचकर वो रुक जाता है। एट दिस पॉइंट वेलोसिटी बिकम्स जीरो। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। व्हेन यू इंपार्ट अ वेलोसिटी u टू दिस ब्लॉक, इट स्टॉप्स बाय द टाइम इट रीचेस टू द टॉप मोस्ट पॉइंट। मतलब कि दिस इज अंडरगोइंग सम डीएक्सेलरेशन। ऑब्वियसली बात है, वन गोना बी योर mg फैक्टर, अदर इज गोइंग टू बी अ फ्रिक्शनल फैक्टर। ये दोनों मिलकर इस ब्लॉक को बोलेगा रुक जा, अभी न जा, है ना। बट ये बोलेगा नहीं मुझे जाना है, जाने दो मुझे, जाने दो, जाना है, और फ्रंट टॉप पे जाकर वो रुक जाएगा। अब द सेम थिंग्स वुड प्रिवेल अगर इसको हम ऊपर से नीचे गिराते हैं ना, अगर ऊपर से एक नीचे वेलोसिटी की ओर देते हैं टपक, तो द फ्रिक्शन वुड स्टार्ट एक्टिंग बैकवर्ड और यहां पे आके वो रुक जाए। ये दो केसेस अपने को देखना है। देखो इंपॉर्टेंट है ना, इसको आई कुड हैव गिवन यू द फॉर्मूले में डायरेक्टली दे सकता हूं, बट मैं पहले आपको इसको समझा देता हूं, फिर फॉर्मूले आप याद कर लेना, क्योंकि नॉट ऑल द टाइम आपको डिराइव करने का मौका एग्जाम में मिलेगा। एंड इफ यू नो द फॉर्मूले, और आपको आना चाहिए थोड़ा, ऐसा नहीं कि फिजिक्स, आई नो फिजिक्स इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, बट नॉट ऑल द टाइम इट इज पॉसिबल ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम टू डिराइव दैट पर्टिकुलर रिलेशन इन दैट गिवन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आपके मेमोरी पावर भी स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जस्ट इन ऑर्डर टू सेव द टाइम ओवर देयर ड्यूरिंग द एग्जाम। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं, है ना। ठीक है जी, चलिए इसी बात में हम थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं, इसको करते हैं। नाउ द क्वेश्चन टू यू इज फाइंड द टाइम ऑफ असेंड, है ना। मतलब इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, मेरी बात ध्यान से समझना। आप गिवन इट अ सर्टेन वेलोसिटी, कि ऐसा वेलोसिटी दिया मैंने कि यहां पहुंचकर वो जीरो वेलोसिटी पे हो जाए, इसमें फ्रिक्शन है, और ऑफ कोर्स दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन, यू हैव टू फाइंड द टाइम इट विल टेक टू रीच एट दिस पॉइंट B, having said that this length is h। इसको फटाफट ट्राई करो, इसको फटाफट आप लोग ट्राई करो, उसके बाद हम लोग इसको साथ में करेंगे जी, है ना। we're gonna do it together। meanwhile I'm gonna erase this stuff, है ना, I'm gonna make it clear। चलो ट्राई करो, तो पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई। कभी भी ट्राई करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या ही होगा, आंसर नहीं आएगा जी, नहीं बनेगा, एटलीस्ट यू विल डेवलप अ थॉट प्रोसेस। कुछ तो सोचोगे ना आप, कुछ तो सोचोगे, या तो वो सही सोचोगे इन द राइट डायरेक्शन, और यू माइट बी डेविएटेड इन द नॉट राइट डायरेक्शन।
उसके लिए हम हैं, बट सोचना इज इंपॉर्टेंट. डेवलपिंग अ थॉट प्रोसेस इज मच 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 इंपॉर्टेंट. आपको प्रिपरेशन स्टडी सिखाता क्या है? लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से सर व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग दिस अल्फा बीटा गामा एंड थीटा in the future? Well, maybe directly you might not be using it until and unless you become go into the research field. But you need to understand, when you study something from the very childhood, when you solve the problems, when you think about how and why it is happening, your brain develops, your thought process develops. तो स्टडी का मेन फंक्शन बच्चों यही है कि हैव टू इट डेवलप्स योर थॉट प्रोसेस, ये आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है. एंड इट गिव्स यू दैट बेसिक फंडामेंटल रीजन कि यहां से आपका ब्रेन का डेवलपमेंट हो सके और बाद में आप किसी भी सिचुएशंस को ग्रास्प करके उसके सॉल्यूशंस को निकालने का आप एलिजिबल हो. होप यू गेटिंग माय पॉइंट. तो स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट डेवलप्स योर ब्रेन. तभी मैं बोलता हूं कि आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, क्योंकि आप ट्राई करोगे इट मींस यू आर गिविंग अ थॉट प्रोसेस, आप उससे सोच रहे हो और ब्रेन का डेवलपमेंट वहीं पे होता है ना. बढ़िया. चलो इतना लेक्चर हो गया, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. देखो ये बहुत सिंपल सी बात है. अगर इसके एफबीडी को देखें, हम इसके एफबीडी को देखें, इधर ही बना दो, फिर और टाइम वेस्ट हो जाएगा. इधर ही बनाते हैं ना. इट इज गोना बी mg. ये आपका थीटा हो गया, दिस इज गोना बी योर mg cos ऑफ थीटा. और बच्चों एक तो इस तरफ हो जाएगा जी mg sin ऑफ थीटा. कोई दिक्कत? एक चीज और, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है, इट हैज अ टेंडेंसी टू गो अपवर्ड, तो भैया फ्रिक्शन फोर्स तो अपना इस डायरेक्शन में ही लग रहा होगा, इसमें कोई शक संशय नहीं है. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. क्लियर है ना बच्चों? बहुत अच्छे. नाउ सिंस ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग दिस साइड, देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन, और वो इस तरफ होगा अगेंस्ट द वेलोसिटी, तभी तो वो बॉडी रुकेगा. नहीं तो भैया बॉडी तो भाग जाएगा, इट विल गो टू द मून और फिर वहां से वापस आएगा ना. So the velocity of the body is going to be zero. It means there is a force that is pulling it down. That means there is an acceleration towards this side और ये बॉडी को रोक रहा है ना. इतना कहानी बहुत क्लियर है. फटाफट लिख लेते हैं. एक और नॉर्मल रिएक्शन दिखा दो, वरना बोलोगे सर हाई कैसे हो गया है ना जी. So the friction force, my dear kids, is going to be how much? Mu times of normal, and here normal is mg cos theta. Well, that means mg cos of theta is your friction force, and this gravitational component, that is going to be how much? इसको एक फोर्स मान लो, F1 मान लो, लिखने में अच्छा रहेगा ना. तो F1 कितना हो गया बच्चों? mg sin theta. So the net force along the down the plane is going to be this. तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा डाउन द प्लेन? योर टोटल फोर्स बाय द मास ऑफ दिस. तो इसको ऐड कर दो, क्या हो गया? g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा, और मास को लिख लो बाहर और m से डिवाइड कर दो. मैं तो इसको भी नहीं लिखता, बट जस्ट टू शो यू कि भैया कुछ कैंसिलेशन तो हो रहा है, वरना बोलोगे सर क्या कैसे कर दिए. तो नेट एक्सेलरेशन इज g sin थीटा प्लस जी कोई बाहर हटा दो ना, हटाओ, इसको भी ले जाओ बाहर है ना. जी कोई बाहर निकाल दो, तो म्यू cos थीटा. ये दिख रहा है ना फ्रेम में? लेट मी चेक. फैंटास्टिक, इट इज विजिबल इन द फ्रेम है ना. बहुत अच्छे. तो आपका हो गया नेट एक्सेलरेशन. किधर है? डाउनवर्ड में. अब ठीक है, या तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लें इसको यूज करके, या फिर बेसिक से सॉल्व वाले कर लेते हैं, लास्ट में भी ना सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा काम आसान हो जाएगा अपना है ना. देखो जी, अपने को पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है? h है, ऐसे h है. प्लीज डोंट से दिस इज द h, इस पे थोड़ा क्लैरिटी रखना, वरना गलती कर दोगे आप लोग है ना. अच्छा, आई नो दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस at, मेरे को पता है भैया. एट द टॉप वेलोसिटी इज 0 और नीचे कितना u है और एक्सेलरेशन नेगेटिव में है ना, तो इसको आप लिख लो माइनस 80 है ना जी. माइनस लिख लो, दैट मीन्स u शुड बी हाउ मच? 80. रहने दो. इक्वेशन 2. लेट अस नॉट पुट द वैल्यू ऑफ a ओवर हियर, काफी ज्यादा कैलकुलेशंस में लंबा हो जाएगा ना, तो इसको चुपचाप ऐसे रहने देते हैं. नाउ आई वांट टू रिलेट h, मेरे को h को रिलेशन में लाना है, और वेलोसिटी दे रखा है दोनों अप एंड डाउन, तो अच्छी बात है. इट मींस आई कैन से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a. इस वाले को यूज करते हैं बच्चों, लेट अस यूज दैट है ना. v इज गोना बी 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो 2ah कर दो है ना, क्योंकि h हमारा वो लेंथ है. आप उसको l भी मान लो, मैंने h रखा है क्योंकि वो हम नॉर्मली उसको यूज कर लेते हैं है ना. तो दिस गिव्स यू व्हाट? u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ah. मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए टाइम चाहिए. अच्छी बात है, देखो दिख रहा है सिंपल, इसको स्क्वायर कर दो
तो u स्क्वायर इज गोइंग टू बी हाउ मच, a स्क्वायर t स्क्वायर, ये आपको इक्वेशन 2 इसको रख लो बच्चों। एंड नाउ यू कैन एक्चुअली इक्वेट नंबर 2 एंड 3, इक्वेटिंग नंबर 2 एंड 3, इक्वेटिंग, ये तो बच्चों की तरह लिखना पड़ रहा है, चलो कोई नहीं, इक्वेटिंग 2 एंड 3 आपको क्या मिल गया, a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah, तो a तो गया यहां से, तो t स्क्वायर क्या हो गया माय डियर किड्स, दैट्स गोना बी h अपॉन, सॉरी 2h अपॉन a, है ना, दैट इंप्लाइज t शुड बी अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन a। नेगेटिव पार्ट को काउंटर नहीं करेंगे बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू इसमें डाल दो, फाइनली वी कैन गेट समथिंग दैट टाइम टू असेंड could be written as 2 times of h upon g sin theta plus mu cos of theta। अगर एक फॉर्मूला याद हो जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट आप इसको याद ही कर लो। ये हो गया टाइम ऑफ असेंट, ये हो गया टाइम ऑफ असेंट, दिस इज द टाइम ऑफ असेंट। और लाइकवाइज आई ऑल्सो कैन फाइंड द टाइम ऑफ डिसेंट भी अपने को निकालना आना चाहिए कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से नीचे आने में कितना टाइम लग रहा होगा। चलो वीडियो पॉज करो, इसको फटाफट लिखो एंड ठीक है जी। तो अभी हम लोग ये निकाल लिए, अब चलो कि यू नो व्हेन इट कम्स बैक, है ना, ऊपर तो चला गया, अब वो नीचे भी आएगा, है ना, इट इज गोइंग टू कम डाउन एज वेल। तो उसके लिए मैं एक नया डायग्राम बना लेता हूं। सो ये रहा बच्चों आपका, है ना, सो लेट्स सपोज थीटा, और ब्लॉक अभी इनिशियली आई एम लाइक एज ऑफ नाउ इट इज एट द टॉप मोस्ट प्लेस, अब यहां से नीचे आएगा। नाउ आई नो दैट दिस हाइट इज h, और अपने को वी हैव द कोएफिशिएंट म्यू दे रखा है बिटवीन द सरफेस और इसका मास mg, है ना, दिस इज व्हाट वी नो ऑलरेडी। अच्छा देखो, नाउ व्हेन इट वेंट अप इट टुक दिस मच ऑफ टाइम, तो इसको हमने क्या बोला, टाइम ऑफ असेंट बोला, है ना। नाउ ये वापस आएगा because by the time it reached to the top इसका velocity became 0, so now it is going to come back। क्यों? क्योंकि acceleration downward ही था, है ना जी, because of the आपका ये क्या बोलते हैं, because of the gravity, और उस केस में फ्रिक्शन भी नीचे की ओर लग रहा था, तो it was coming down। अब देखो क्या होगा, now at this point of time it will be having the mg ऐसे, और इसका अपना एक नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा बच्चों, and he is gonna be how much, थीटा, तो mg cos ऑफ थीटा, और इस तरफ हो जाएगा आपका mg sin थीटा। नाउ सिंस द ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू कम डाउन, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट इज गोइंग टू बी इन दिस साइड, है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स दैट इज गोइंग टू बी ऑपोजिट ऑफ द मोशन। क्लियर है ना। इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, mg sin थीटा इज द ड्राइविंग फोर्स, और स्टॉपिंग फोर्स क्या है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। तो जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी mg sin थीटा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ mg cos ऑफ थीटा, है ना, बिकॉज mg cos थीटा इज अ नॉर्मल रिएक्शन अपॉन द मास m। तो मास तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, a शुड बी हाउ मच, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। इतना तो क्लियर अपने को है ही कि दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन। देखो सिंपल सी बात है, व्हाइल इट वाज थ्रोन अप इट हैड सम वेलोसिटी, और वापस आएगा तो सेम वेलोसिटी ही इसको मिलना चाहिए, बट जो भी है देख लेते हैं। नाउ लेट अस से दैट कि द ब्लॉक हैज रीच्ड हियर एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम इट विल टेक टू रीच टू द यू नो द बॉटम, अपने को वही टाइम निकालना है। तो ठीक है, इस केस में इफ यू टॉक अबाउट दिस, वही सेम फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। इस केस में u वुड बी 0, वो 0 से स्टार्ट होगा, है ना जी, और v अपने को रहने दो, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ही हम लोग मान के चलते हैं भैया ना, इधर ही होगा, है ना, करेक्ट। तो अपना a दे रखा है तो 80 रख लो, 80। चलो ठीक है, पहली बात तो है। दूसरी बात, अपने को पता है कि भैया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस केस में अगेन u इज 0 क्योंकि वहां से वापस आ रहा है, तो v स्क्वायर इज गोइंग टू बी हाउ मच, 2as हमने कितना लिया है, h। अब आपको समझ में आ रहा है, लाइक वी हैव डन इन द प्रीवियस केस, इसको v स्क्वायर कर दो सो दैट आई कैन यू नो सॉल्व इट क्वाइट इजीली।
तो दिस इज गोना बी वी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर। इसी को वी कैन टॉक अबाउट, वी कैन टेक इक्वेशन 2। कोई दिक्कत है ना? नहीं है ना? बहुत अच्छा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। लेट अस इक्वेट दीज टू, इसको इक्वेट करके मेरे को काम मिल जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ah 1a would get cancelled, so t should be 2h upon a under root. What is the value of a? G sin theta minus mu g cos theta. G sin theta minus mu g cos theta. So the time should be how much? 2 times of h upon g sin theta minus mu g cos of theta का root है ना जी। So this is going to be the time of descent of the body. इतना टाइम लेगा वो नीचे आने में। तो अपने पास the second formula that we have got after this discussion is time of descent. That is going to be 2h upon g times of, लिख सकते हो, sin of theta minus mu cos of theta if you put the g out of the bracket. These two looks very much similar. Only difference is this plus or minus. तो सिचुएशन क्या था कि I threw an object, इनिशियल क्या था, उसको v वेलोसिटी से फेंका किसी वेलोसिटी u से, वो ऊपर गया और नीचे आ गया। So while going up, the time taken was the time of ascent, हमने उसको बोला, और जब वापस आया उस टाइम को हमने बोला time of descent। अगर ये दो फॉर्मूले, if you can remember, I'm like there is no harm, कोई भी बुराई उसमें नहीं है, और आपको याद हो तो अच्छी बात है, आपको याद हो जाए वो तो अच्छी बात ही है ना जी। चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हम लोग देखेंगे कि वी कैन यूज दिस फॉर्मूले ओनली। हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करके एक क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। इसी फॉर्मूले को यूज करके वी कैन सॉल्व वन क्वेश्चन। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं ना। लेट अस मूव अहेड। इस पार्ट को मैं हटा दूं तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना जी। Great. Okay. Let us move towards the question number 3. Let us move toward the question number 3. Now question 3 क्या है कि अगर मैं बोलूं, if I say that the ratio of time of ascent and the time of descent is 1/2. Ratio of time of ascent and time of descent is 1/2. Find the value of coefficient of friction. Find the value of coefficient of friction. Let us suppose this question came individually to you, और आपने, because अभी आपने इसको देखा है, तो दिमाग में क्लियर सा आइडिया कि हाँ भैया इसको लगा देंगे, कहानी खत्म। अगर दिस इज अ वेरी मच न्यू क्वेश्चन टू यू, उस टाइम पे इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, आप खुद सोचो, इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच फंडामेंटल, इट विल टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बट at the same time if you remember these two formulae, these two relations of times of ascent and descent, ऐसे बन जाएगा। So that is why I told you it's good to understand the concept. I'm like you have to, there's nothing like good or bad, you have to understand the concept, but साथ साथ में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो that is gonna be, हिंदी में क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा। It is an added advantage to you, है ना। You should remember the formula, that is going to help you towards solving the questions in quick span of time. इस बात को आप सीरियसली लो और थोड़ा कुछ फॉर्मूले को आप मेमोराइज करना भी सीखो। कैसे मेमोराइज करना है? प्रैक्टिस करके, है ना। मोर यू प्रैक्टिस, इजीली द फॉर्मूले वुड बी इनकलकेटेड इन योर माइंड। अब ठीक है, अब फटाफट इसको लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे तो, है ना। ये तो काफी इजी हो जाएगा मेरे लिए तो। सो टाइम ऑफ असेंट दे रखा है तो रख लो 2h upon g times of sin थीटा। आपको मुश्किल भी नहीं है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। g sin थीटा और भैया अपने को हो जाएगा म्यू cos थीटा, है ना। ऐसा याद कर लो ना तो ज्यादा आसानी रहेगा। ये रूट में है और नीचे भी रूट में ही रहेगा। 2h, ओनली डिफरेंस इज द नेगेटिव साइन, बाकी सब कुछ सेम है, रेस्ट एवरीथिंग एल्स इज सेम, है ना। एंड दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 1/2। तो कटम पिटम कर दो, है ना। 2h to 2h तो गया, g भी गया, और ये भाई साहब ऊपर आ जाएगा, है ना। तो वी शुड बी हैविंग व्हाट, sin थीटा माइनस म्यू cos ऑफ थीटा अपॉन sin थीटा प्लस म्यू cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। क्योंकि मैंने स्क्वायर करा तो 1/4 हो गया। सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो बच्चों। वी शुड बी हैविंग व्हाट, 4 sin थीटा माइनस 4, 4 कैसे लिखते हैं, म्यू cos थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। देखो इसमें स्लो जाने का कोई
मीनिंग नहीं बनता है, इट इज अ प्योर कैलकुलेशन। तो आप मैं स्लो जाऊं या फास्ट जाऊं, इट इज नॉट गोना बी हैम्परिंग यू, आप फटाफट कर लोगे एनीवेज, है ना। इसको इस तरफ ले आओ, we should be having what, 3 sin theta is equals to, take this that side, 5 cos theta, 5 mu cos of theta। चलो cos से डिवाइड कर दो both the side, we should be having 3 tan of theta is 5 times mu। तो भैया mu का वैल्यू मेरे को मिल गया, mu should be how much, 3/5 tan of theta। बहुत सिंपल है ना जी, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, और काफी आसान था और मजेदार था। सो व्हाट वी हैव सीन इज कि इसमें अपने को फॉर्मूले याद हो तो ये बहुत बहुत जल्दी बन जाएगा, और फॉर्मूले याद नहीं है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। है ना जी, चलो बढ़िया। इतना कुछ करने के बाद हम लोग चलेंगे किसी और क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो इसको हटा लेते हैं। एक काम करो एवरीवन, आई बिलीव यू गाइज आर लिविंग द इंडेक्स पेज, है ना। आपने पहले पेज में कुछ ना कुछ एक नोटबुक में 1 पेज तो आपने उसको लीव करा होगा। तो ऑन द फर्स्ट पेज राइट डाउन द नंबर ऑफ पेज जिसपे कि आपने फॉर्मूला लिखा है, और वहां पे लिख दो टाइम ऑफ असेंड एंड टाइम ऑफ डिसेंड, सो दैट ड्यूरिंग द रिवीजन आप उसको वापस से देख सको जब भी आप रिवाइज करो। तो बेसिकली व्हाट आई डू इज, इन द इंडेक्स पेज इन माय नोटबुक टुवर्ड्स राइट साइड पेज मैं उसको मार्क कर देता हूं, पेज नंबर 1 2 3 4 है ना, ऐसे मार्किंग कर देते हैं। एंड लेट अस सपोज इफ आई डूइंग समथिंग, इफ आई एम डन समथिंग इंपॉर्टेंट ऑन अ पर्टिकुलर पेज नंबर, तो उस पेज नंबर को उस हेडिंग के साथ मैं अपने इंडेक्स पेज में लिख देता हूं, so that when I want to revise I should have a clear idea, okay fine, these are the some good topics, good part of this particular topic where I should definitely have a look। तो मेरे लिए आसान होता है। आप भी वो करो, इंडेक्स पेज पे अपने उस पेज का नंबर लिख लो जिसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट्स बनाए हैं, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए हैं, है ना जी। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं ना, एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, लेट्स से कि नंबर 4 है ना, कि मेरे पास देयर इज अ वॉल और देयर इज अ ब्लॉक व्हिच इज कनेक्टेड विद द वॉल, ऐसे वॉल के साथ वो विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन हमने इसको ऐसे प्रेस कर रखा है, एंड द मास ऑफ द ब्लॉक इज 5 kg। इसका मास है बच्चों वो 5 kg है, और इट इज गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.3 एंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4 दे रखा है ना जी। ओके, अब आपको पूछ रहा है कि भैया व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। वीडियो पॉज करो और इसको एक बार ट्राई करो, है ना। वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई करो और फिर हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो आई बिलीव कि आपने ट्राई दे रखा होगा। देखो सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं ना, ये ठीक लग रहा है, बढ़िया। ओके, नाउ इट्स क्वाइट क्लियर, इफ आई प्रेस द ब्लॉक व्हिच इज प्रेसिंग अगेंस्ट द वॉल, तो एक नॉर्मल रिएक्शन तो ब्लॉक से वॉल पे लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन वॉल से ब्लॉक पे लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो भैया इस पे जो फोर्स लग रहा है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस सपोज कि एक नॉर्मल रिएक्शन आपको इस तरफ से वो लग रहा है ना, एक नॉर्मल रिएक्शन आपको लग रहा है ऑन द ब्लॉक बाय द वॉल, है ना। एक तो उसका mg नीचे की ओर, नो डाउट। दिस ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू फॉल डाउन, इसका टेंडेंसी है नीचे गिरने का। तो दैट मींस अगर इसमें फ्रिक्शन है अपने इस ब्लॉक में, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आपको ऊपर की ओर। नाउ इफ द ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग, दैट मींस द फ्रिक्शन एक्टिंग ओवर हियर इज गोना बी द स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर ब्लॉक स्लाइड कर जाता है अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, तो द फ्रिक्शन जो यहां पे लगेगा बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी द किनेटिक फ्रिक्शन। अब हम लोग पता कैसे करें कि इस चीज को समझो, है ना, हाउ टू नो वेदर द फ्रिक्शन एक्टिंग इज अ किनेटिक और स्टैटिक। तो हमेशा क्या करना आपको ना, फाइंड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन।
हमेशा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लो। अगर वो ड्राइविंग फोर्स से कम है मतलब कि बॉडी स्लाइड कर गया, समझ रहे हो आप? ड्राइविंग फोर्स मींस द फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू क्रिएट द रिलेटिव मोशन, और फ्रिक्शन क्योंकि उसको अपोज करता है, तो अगर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है व्हिच मींस बॉडी हैज स्टार्टेड मूविंग, और उस केस में किनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। और अगर इफ द ड्राइविंग फोर्स इज लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम जो उसका लिमिट है, बॉडी रेस्ट पे ही रहेगा। इसका मतलब वहां पे फ्रिक्शन का जो होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। सिंपल सा रूल है, इसको फॉलो करेंगे। Quite clearly we can see that mg is the only driving force over here. mg ही ड्राइविंग फोर्स है, तो mg का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? 5 kg है, इट मींस 50 न्यूटन। इसमें जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स डाउन इज 50 न्यूटन। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग रहा होगा ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? म्यू स्टैटिक टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन, एंड इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन भैया ए वाला है which is equals to 100 न्यूटन। n should be equals to how much? 100 न्यूटन। okay, by the way these are not the action reaction pair, वो ए वाला है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा by the block on the wall। these are the action reaction pair, not this one, क्योंकि ये दोनों फोर्स इस ब्लॉक पे ही लग रहा है, एंड वी नो दैट एक्शन रिएक्शन पेयर अकर्स ऑन और एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक बॉडीज पे नहीं लगता है। नॉर्मल रिएक्शन इज हाउ मच? 100 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स निकालना कोई मुश्किल बात नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है, दैट इज गोना बी हाउ मच? 0.4। और भैया अब ये कितना हो गया? नॉर्मल रिएक्शन 100 हो गया, दैट मींस द टोटल फोर्स इज गोइंग टू बी 40 न्यूटन। ओके, मींस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आपके ड्राइविंग फोर्स से कम है। दिस इज योर ड्राइविंग फोर्स एंड दिस इज योर मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स है ना, दिस इज लेसर देन दिस। So it is quite evident that maximum static friction is lesser than the, you can say, mg over here, or you can say driving force, hence body would move, hence body move करेगा। That means the friction force acting on this implies that kinetic friction is going to act on the body now. This implies kinetic friction will be operational, वो ऑपरेट करेगा ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई रोल है नहीं। और kinetic फ्रिक्शन निकालना तो अपने को आता ही है, तो kinetic फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? तो kinetic फ्रिक्शन, if kinetic is how much? mu kinetic times normal reaction, आपका mu kinetic दे रखा है which is 0.3, तो आपका जो kinetic फ्रिक्शन होगा बच्चों that is gonna be 0.3 times 100, that means the kinetic friction is 30 न्यूटन। ऑब्वियस बात है वो स्टैटिक से तो कम ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, कोई शक और सवाल तो है नहीं। अब इसका निकालना मेरे को एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर लेंगे। तो लेट अस ड्रॉ इट्स एफबीडी, इसका एफबीडी बना दो। नीचे की ओर आपको लग रहा है mg जो कि आपका है 50 न्यूटन, और आपका जो ऊपर फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स दैट इज 30 न्यूटन है। तो बॉडी विल डेफिनेटली एक्सेलरेट डाउनवर्ड, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? 50 माइनस 30, और मास कितना दे रखा है? 5 है ना। सो 20 upon 5 meter per second square, so that implies acceleration is going to be 4 meter second per second square। बॉडी का जो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जाएगा, है ना जी। बहुत बढ़िया। अब चलो लेट अस सी वन मोर सिचुएशन। इसमें ना एक और सिचुएशन हम देखते हैं, कुछ ऐसा है ना। तो लेट अस से कि ये जो ब्लॉक है वो 5 kg का ही है ना। लेट्स सपोज एक ब्लॉक है वो 5 kg का है एंड देयर इज अ वॉल, द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस इज 500 न्यूटन ना। इस पे हमने फोर्स लगाया वो 500 न्यूटन का फोर्स है, एंड द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज सेम 5 kg। क्वेश्चन वही है, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। और आपका वैल्यू ऑफ जो फ्रिक्शन है सेम ही है, म्यू किनेटिक इज 0.3 है आपका, और म्यू जो स्टैटिक है वो आपका 0.4 है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है जी ना, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, देख लेते हैं फटाफट। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर रहेगा है ना, mg। लेट अस इधर ही कर लेते हैं mg।
देयर गोइंग टू बी नॉर्मल रिएक्शन, इस तरफ होगा बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक, एंड सिंस दिस ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू फॉल डाउन, दैट मींस द फ्रिक्शन फोर्स शुड एक्ट अपवर्ड। कहानी फिर भी अभी भी वही सेम है, फाइंड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना अपने को, वो कितना हो जाएगा, म्यू स्टैटिक 0.4 इनटू द नॉर्मल कितना है 500 न्यूटन, तो कितना हो गया जी आपका ये कुछ 20 न्यूटन हो रहा है ना, 20 है ना, 200 हो गया ना, 200 न्यूटन है ना, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, ओके ठीक है जी, हाँ सही है। तो दिस इज गोना बी 200 न्यूटन, तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स है बच्चों वो हो गया 200 न्यूटन, खतरनाक हो गया ना, ये तो कुछ ज्यादा ही वैल्यू आ रखा है, बहुत तेज फोर्स है, इट्स इन हार्ड फोर्स है ना, अच्छी बात है। mg का वैल्यू कितना होगा, mg बहुत कम 5 टाइम्स ऑफ 10, तो भैया ये तो 50 न्यूटन ही है। सो द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दैट वी कैन हैव इज 200 न्यूटन, और जो मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 50 न्यूटन है, दैट क्लियरली मींस कि बॉडी नीचे नहीं आएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर होकर इसको रोक लेगा, इट मींस एक्सेलरेशन इज गोना बी 0, बॉडी इस केस में एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा, है ना जी। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपने को बस सिंपल सिंपल तरीके से फंडामेंटली करेक्ट होते हुए सॉल्व कर लेने हैं ना। चलो एक और करते हैं, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। तो हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, एक और करेंगे हम लोग। सो टुडे वी गोना हैव 6 क्वेश्चंस। चलिए अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छे। तो हमने इसको साफ कर लिया, जस्ट क्लीन दिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट वी हैव इज, लेट्स सपोज अभी थोड़ा सा एंगल को चेंज करते हैं ना, तो लेट अस सपोज इफ हैव अ ब्लॉक और इसका मास हमने लिया 12 kg, ओके, और जो फोर्स इस पे लग रहा है बच्चों, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज मेकिंग सम एंगल, लेट्स सपोज 37 डिग्री ना, ये 37 डिग्री का फोर्स इस पे हमने लगाया, और स्टैटिक और किनेटिक फ्रिक्शन वो सेम ही है, आपका म्यू स्टैटिक इज 0.4 है और म्यू जो किनेटिक है वो 0.3 ही है। आपको निकालना है, अच्छा हाँ फोर्स दे दो, आपको निकालना है कि एक्सेलरेशन कितना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। आप इसको ट्राई करो, ट्राई दिस आउट, देखो कैसे बनता है, वीडियो पॉज करो और फिर इसको ट्राई करके देखो हाउ यू कैन सॉल्व इट। ऑलराइट, आई एम श्योर आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, अब हम लोग इसको साथ में करते हैं ना, बहुत अच्छा, आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। देखो कहानी बड़ा सिंपल है, कहानी बड़ा सिंपल है। इस केस में द एंगल ऑफ फोर्स इज गोना प्ले अ रोल, वो आपके फ्रिक्शन के डायरेक्शन को भी चेंज करवा सकता है, उसको भी चेंज करने का इसको मादा रखता है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना इसमें ना। देखो मैं क्या करूंगा, इसका 2 कंपोनेंट हो जाएगा, वन इज गोइंग टू बी, अगर आप इसको थोड़ा आगे कर लो, आप चाहो तो जैसे भी कर लो आपकी मर्जी, बट एक फोर्स तो आपका भैया इस तरफ हो जाएगा, है ना, इसका एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट इसका ऊपर चला जाएगा। ये 37 डिग्री है, ये भी आपका 37 डिग्री है, एंड ड्यू टू दिस फोर्स देयर शुड बी अ नॉर्मल रिएक्शन। वन फोर्स इज गोइंग टू बी इट्स mg, वो लग रहा होगा नीचे की ओर। अब हम देखेंगे तो आपका क्या हो गया, अगर ये फोर्स F है तो दिस इज गोइंग टू बी योर, इसको मैं लिख देता हूं F cos 37 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा F sin 37 डिग्री, ठीक है ना, अच्छी बात है। नाउ बिफोर आई इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, मुझे इतना कंफर्म करना है कि भैया mg है क्या इससे कम है या ज्यादा है, whether the block has a tendency to go up under the influence of this force or it has a tendency to come down under the influence of this force. Based on that only हम friction का direction decide कर सकते हैं directly just by looking at this figure कि हाँ भैया ये तो नीचे आने वाला है, friction लगा दो ऊपर तो वो गलत है यहाँ पे। You have to figure out whether क्या sufficient है बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए, अगर हाँ तो फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा,
क्या ये ज्यादा है इससे टू पुल इट डाउन? अगर हाँ तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, इस बात को समझ लेना। तो जब भी ऐसे वैसे फोर्स हमको दिख जाए कि वो फोर्स ही कुछ काम करे अपार्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग टू द नॉर्मल रिएक्शन, इफ दैट फोर्स इटसेल्फ इज ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टू द मोशन, then we should understand whether the driving force is more in which direction, and according to that I'm gonna apply the friction force। ठीक है ना जी, बहुत अच्छा। तो पहले तो mg चेक कर लो, आपका mg कितना हो गया? mg is going to be 120 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, नाउ अगर हम f का वैल्यू इन दोनों कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं तो f साइन 37 डिग्री जो आएगा हम उसको देखेंगे एज 500। साइन 37 का वैल्यू कितना होता है जी सबको पता है, 3/5। तो बच्चों कितना हो गया 100 और 300 न्यूटन। ओके, देख लो ये ज्यादा है इससे, this is more than this, which means block has a tendency to move in the upward direction। ब्लॉक का टेंडेंसी ऊपर जाने को है, तो नाउ आई कैन डिसाइड कि भैया फ्रिक्शन तो लगेगा नीचे की ओर, बिकॉज ब्लॉक इज हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे की ओर। आई बिलीव ये आप सबको क्लियर है। तो अभी नाउ आई एम इन पोजिशन टू से ओके फाइन, द फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड। अब जो फ्रिक्शन है क्या वो स्टैटिक है या वो किनेटिक है, अपने को ये भी डिसाइड करना है, और उसका प्रोसेस हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इन द प्रीवियस 2 क्वेश्चंस। I would like to decide whether it's going to be a kinetic or the static friction। तो ठीक है, उसके लिए पहले तो दोनों का वैल्यू निकाल लो, बट बिफोर दैट लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ f cos 37 डिग्री, जो कि हमारा नॉर्मल है। मैं सीधा लिख देता हूं इसको, बार बार क्यों ही टाइम पास करना है ना। तो 4/5 ये आपका हो गया 400 न्यूटन का आपको नॉर्मल फोर्स मिल रहा है। With this normal force, can I find the friction force? Yes, we can। Okay, इस नॉर्मल फोर्स से दिख रहा है नीचे ना, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना निकाल देंगे हम? पहले क्या निकालते हैं? पहले स्टैटिक निकालेंगे, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ना। आई एम गोना फाइंड द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, पहले निकाल इसको फिगर आउट कर लेते हैं। सो द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स बच्चों हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल विच इज 400, तो हो गया आपका 160 न्यूटन। ओके, सॉरी अबाउट दैट। आपको दिख रहा है मेरे को ना 120 mg नीचे की ओर, फ्रिक्शन 160 नीचे की ओर, इवन टुगेदर फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स प्लस mg together comes out to be 120 plus 160 which is 280 न्यूटन। अपवर्ड फोर्स कितना है? 300 न्यूटन है ना। अपवर्ड फोर्स विच इज F sin 30 कंपोनेंट इज 300 ऑड न्यूटन्स। भैया ये तो बड़ा क्लियर सा बात हो गया कि ब्लॉक, इसको हटा दो जी भैया, आप हट जाइए सर, थोड़ा सा जगह हमको दीजिए, है ना। चलिए सर, दिस इज योर टाइम टू एंड द जर्नी। चलिए, नाउ यू शुड बी लिविंग अस। हाँ जी, तो if you look at this body as of now, the total downward force is 280 Newton and the total upward force is 300 Newton, which clearly means the body is going to go up। वो ऊपर की ओर चला जाएगा, है ना, ऊपर की ओर जाएगा, अभी भी जाएगा, वो बॉडी मोशन में आएगा, बिकॉज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से भी फोर्स ज्यादा है ऊपर की ओर, इट मींस द बॉडी वुड बी इन मोशन, दैट सेट्स द बॉडी इन मोशन। तो बॉडी मोशन में है, देन कौन सा फ्रिक्शन लगेगा जी? काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ वी कैन हैव द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो भैया काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिगर आउट कर लो। एफ काइनेटिक जो अपने को पता है, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, काइनेटिक स्टैट है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट जो भी है 0.3 है। सो 0.3 आपका नॉर्मल रिएक्शन कितना था जी? नॉर्मल 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 कहाँ था नॉर्मल? एफ कॉस थीटा ना, नॉर्मल आपका 400 है। तो आपको हो गया 400 जो कि हो गया 120 न्यूटन। नाउ इफ यू लुक एट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स और mg दोनों 120 हो गया, दोनों बाई बाई है ना। एंड ये बोला भैया ठीक है तुम दोनों मिल जाओ, मैं अकेले ही तुम लोग को संभाल लूंगा। सो दैट वुड ब्रिंग सेट द बॉडी अंडर सम एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो भैया इसको निकालना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। ड्राइविंग फोर्स इज 300, ऑपोजिंग फोर्स इज 240, और नीचे मास कितना आपका हो गया 12।
Well, that means 60 upon 12, take 5. This means the acceleration of the body is going to be 5 meter per second square. 5 meter per second square है ना जी. गुड क्वेश्चन है ना. इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे होगे तो. मेक श्योर यू डू वॉच इट. एक दो बार आप देख लो तो ज्यादा अच्छे से और समझ में आएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा है ना. चलो इसी के साथ आई एम गोना रैप अप दिस वीडियो लेसन. बट एक होमवर्क आपको मैं देकर जाता हूँ ना. आई एम गोना गिव यू वन होमवर्क. एक आपको होमवर्क करने को मैं देकर जाता हूँ. चलिए एक होमवर्क मैं आपको दिए जाता हूँ. सपोज कि अपने पास एक ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन है. आई हैव दिस इंक्लाइंड प्लेन. एक ज्यादा इंक्लाइंड हो गया ना ऐसे. चलो ठीक है हटा इसको. देयर इज अ ब्लॉक दैट इज केप्ट ऑन इट है ना. एक ब्लॉक है. हिज मास इज m. इट इज अंडर अ फोर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स इन दिस डायरेक्शन. और ये जो एंगल है दिस इज थीटा. एंड देयर इज अ फ्रिक्शन इन द सरफेस. लेट्स सपोज दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. Find the range of the force F for body to be in static equilibrium. मतलब क्या रेंज हो सकता है इस फोर्स का कि बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहे. दिस कुड बी अ रेंज यू नो. इसका आंसर एक रेंज हो सकता है. तो आपको निकालना है कि भैया व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ द फोर्स F सो दैट द बॉडी वुड बी इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम. बॉडी जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे. अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना. ठीक है जी. तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे. वी कैन रैप इट हियर इटसेल्फ. I'm going to see you in the next video. Till then, keep learning and keep studying. And don't forget to like and subscribe if you do like my content and the way I teach. ठीक है जी. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर. बाय एवरीवन.